हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेश या करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का नीट अवतार सीरीज का लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को विदिन 30 मिनट के अंदर ही हर एक पॉइंट को, हर एक ट्रिक को, हर एक टिप्स को जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारा कवरअप करेंगे। और अगर मैं करूँ फॉर्मूले की बात तो यार मैं बोलता हूँ ना 35 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, तो मैं 35 छोड़ो 40-45 क्वेश्चन तुम्हें इन फॉर्मूले से ही दिखा दूंगा कि ये फॉर्मूला यहाँ लगाए होते तो ये आंसर तुम्हारा आ जाता। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे इसके लिए तुम्हें पूरा इसका फुल लेक्चर देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुमने स्टार्टिंग से नहीं करी है तो मत करना अभी, क्योंकि तुम उसमें फंस जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ज़्यादा है। तो तुम्हें इस टाइम पे बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं करवाया हूँ वही करना है, उसी को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला दो लॉ होता है ना, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है वो कहता है कि Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। यही चीज़ जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो हो जाएगा U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। बस इतना सा ही चेंज होता है, बाकी सारा चीज़ जो यहाँ पढ़ोगे वो हमारा केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। बस वहाँ पे Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू था, यहाँ पे Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू है, वहाँ पे U इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, और माइनस प्लस का चेंज होता है बता दूंगा मैं, तो दोनों चैप्टर तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जो हीट होती है वो डेल्टा U प्लस डब्ल्यू के बराबर होती है, यानी कि इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के बराबर होती है। ठीक, अब देखो वर्क दो चीज़ हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होता है, लेकिन यही चीज़ जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पे वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय द गैस अगर केमिस्ट्री में पूछेगा तो निगेटिव होगा। और निगेटिव कब होगा वर्क, जब वर्क डन ऑन द गैस हो या वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग हो। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हटा दो, अगेंस्ट सराउंडिंग वाले को हटा दो। ठीक है, ये बस यहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक समझ में आई चीज़ें, यानी Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय द गैस होगा, और निगेटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन द गैस होगा। लेकिन इसका उल्टा कहाँ होगा केमिस्ट्री में, Q देखो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो अगर हीट हम लोग सिस्टम को देंगे तो पॉजिटिव होगा, हीट अगर हम सिस्टम से निकालेंगे तो निगेटिव होगा। ये हमारा सेम रहता है केमिस्ट्री में भी, बस वर्क डन में ऑन बाय द गैस अगर रहेगा, वर्क डन बाय द गैस अगर रहेगा तो समझे, पॉजिटिव, ऑन द गैस निगेटिव। ठीक, अब प्रोसेसेस पे आ जाओ। 4-5 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है साइक्लिक प्रोसेस। कोई भी चीज़ अगर साइक्लिक प्रोसेस में है, जैसे मान लो ऐसे निकल रही है ऐसे, तो साइक्लिक हो गया ना, चाहे ऐसे है साइक्लिक हो गया ना। तो कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका U कांस्टेंट होता है, यानी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा तो डेल्टा U जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब डेल्टा U जीरो हो जाएगा तो तुमको मालूम है Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये तो जीरो हो गया, तो Q हमारा वर्क डन के बराबर है, यानी जितना वर्क डन होगा उतना ही हीट होगा। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, दूसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम को जब तुम कांस्टेंट कर दोगे तो तुमको मालूम वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V होता है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V जीरो हो गया, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू खत्म हो गया तो Q इक्वल टू U बचेगा, यानी U बचेगा, U हमारा NCV डेल्टा T हीट के बराबर होगा। समझे, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम होता है कांस्टेंट, तो डेल्टा V जीरो हो जाएगा, वर्क डन होता है P डेल्टा V। तो जब डेल्टा V जीरो तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू होता है, तो W जीरो हो गया, तो Q इक्वल टू U के बराबर होगा, और U हमारा क्या होगा, NCV डेल्टा T के बराबर होगा। यानी कि हीट CV क्या होता है, हीट कांस्टेंट एट क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ गई चीज़ें, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV लिखते हैं, वही तुम आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर होता है तो वहाँ पे लिखोगे NCP डेल्टा T। अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आइसोकोरिक तुम्हें समझ में आ गई होगी। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, NCP डेल्टा T। समझे, वहाँ पे क्या था, आइसोकोरिक में क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो NCP डेल्टा T था। यहाँ पे क्या होगा, NCP डेल्टा T होगा। ठीक है, U हमारा क्या होगा, NCP डेल्टा T, तुमको पता है यहाँ पे। ठीक, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, P डेल्टा V। वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन होता है P डेल्टा V, तो क्या हो जाएगा, P B2 माइनस B1, यानी कि NR डेल्टा T। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, Q हमारा NCP डेल्टा T होगा, डेल्टा U NCP डेल्टा T के बराबर होगा, और वर्क डन हमारा क्या होगा, P B2 माइनस B1, यानी कि P डेल्टा V। इसको तुम NR डेल्टा T भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक, अब देखो डेल्टा U अपन डेल्टा के चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपन हीट का जो रेशियो होता है 1 अपन गामा होता है। गामा का वैल्यू तुम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, CP अपन CV होता है, और गामा इक्वल टू 1 + 2/f होता है। ये सारी चीज़ें तुम 1 + 2/f, ये सारी चीज़ें तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो
डेल्टा यू अपान डेल्टा क्यू क्या होता है, 1 अपन गामा होता है, और वही चीज़ डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा क्यू 1 माइनस 1 अपन गामा होता है। चीज़ समझ में आई? यानी कि कहीं पर भी तुमको ग्राफ दे देगा या क्वेश्चन दे देगा, तुमसे वहाँ पे बोला वो कि इंटरनल एनर्जी अपान चार्ज हीट का रेशियो बताओ, तो 1 अपन गामा कर देना, और बोलेगा कि वर्क डन अपन हीट का रेशियो बताओ, तो 1 माइनस 1 अपन गामा कर देना। देखना एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया, ऐसे करके बनाया हुआ है, और उसने पूछा है कि डेल्टा यू अपन डेल्टा क्यू बता दो, तुमको मालूम है क्या 1 अपन गामा होगा, और वही चीज़ जो वर्क डन अपन डेल्टा क्यू बता दो, तो 1 माइनस 1 अपन गामा होगा। ठीक, अब देखो पीवी जो ग्राफ है उसके अंदर जो भी एरिया होता है हमारा क्या देता है, वो वर्क डन देता है। ठीक है, तो जो पीवी है, पीवी के अंदर जो भी एरिया होता है क्या देता है हमको, वर्क डन देता है, यानी कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अगर तुम क्लॉकवाइज एरिया में, जैसे मान लो ऐसे एरिया बनाया हुआ है, ठीक है, पी है, ये बी है, एरिया ऐसे देख रहे हो क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो मतलब इसको प्लस में रखोगे, यानी जो इसका वर्क डन आएगा प्लस में आएगा। लेकिन अगर ऐसे रहे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन किस में रहेगा, निगेटिव में रहेगा। ठीक, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हर जगह काम आएगा तुम्हारे। देखना, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एन सी बी डेल्टा टी होता है, बताया ना ऊपर, एन सी बी डेल्टा टी, इसी को तुम F/2 NRT लिख सकते हो। F/2 F क्या हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसी को तुम F/2 P2 V2 माइनस P1 V1 लिख सकते हो। और ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस। तुम चाहे ऐसे यहाँ पे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, तीनों जगह पे क्या होगा, जो इसमें उतनी होगी, इसमें भी उतनी होगी, उसमें भी उतनी होगी। समझ में आ रहा? बस एक चीज़ होती है कि अगर यू ए से बी जा रहे हो, मतलब ए से बी अगर जा रहे हो तो +20 अगर है, तो बी से ए आओगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाता है, बस इतनी चीज़ होती है। ठीक है, बाकी ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट होती है। तो इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान से रखना, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा तुम्हारे काम आएगा। डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी इक्वल टू F/2 P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट होती है। यू हमारा ए से बी में जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और बी से में जाता है उसको निगेटिव बोलते हैं। ठीक, अब हमारा प्रोसेस आता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल में थर्म मतलब का टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखना ध्यान से, तो आइसोथर्मल में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब भैया टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा। और जब डेल्टा टी 0 हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो अपने आप 0 होना, क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, एन सी बी डेल्टा टी। तो जब डेल्टा टी 0 हुआ तो डेल्टा यू भी 0 होगा, तो डेल्टा एच भी 0 होना है। ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी भी 0 होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है, डेल्टा यू भी 0 होता है। ठीक है, और देखो जो आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे सारे प्रोसेस देखना। साइक्लिक में Q इक्वल टू W होता है, आइसोकोरिक में W 0 हो जाता है, आइसोबारिक में वर्क डन P V2 माइनस V1 हो जाता है, और आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है 2.303 RT लॉग वेस्टर्न P1 अपन P2। वर्क डन क्या होता है, क्योंकि तुमको मालूम है Q इक्वल टू होता है U प्लस W। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होती है तो खत्म हो जाएगा, तो Q हमारा W के बराबर है, यानी कि जितना हीट होगा उतना वर्क डन होगा। इतना समझ में आ रही है ना चीज़ें? तो यहाँ से वर्क डन जो होगा वो हीट के बराबर होगा, और कितना होगा, 2.303 RT लॉग वेस्टर्न P1 बाई P2 या 2.303 RT लॉग वेस्टर्न V2 बाई V1। समझ रहे हो, दोनों फॉर्मूले याद रखना। ठीक, ये कहोगे P1 बाई P2 को V2 बाई V1 क्यों रखा, क्योंकि तुमको मालूम है PV इक्वल टू NRT होता है, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट हो गया, यानी P इनवर्सली बस टू वॉल्यूम, यानी कि P1 अपन P2 इक्वल टू क्या होगा, V2 अपन V1 होगा। इसलिए यहाँ पर रख दिया हमने क्या, V2 अपन V1। तो दोनों फॉर्मूले तैयार रखना, 2.303 RT लॉग वेस्टर्न P1 अपन P2 इक्वल टू हीट के बराबर होगा, और इसी को तुम V2 अपन V1 भी लिख सकते हो। ठीक, स्लोप देखो, स्लोप जो होगा ना, जो स्लोप dp अपन dv का स्लोप देगा वो माइनस पी अपन भी होता है। ठीक है, जो स्लोप होता है dp अपन dv का जो कांस्टेंट होता है वो हमारा माइनस पी अपन भी होता है। ठीक है, तो स्लोप कितना होगा, dp अपन dv जो हमारा कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, माइनस में पी अपन भी होगा। क्या होगा, dp अपन dv जो कांस्टेंट होगा क्या होगा, माइनस में पी अपन भी के बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब देखो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ सडनली ब्लास्ट होती है, मतलब सडनली कोई चीज़ हो रही है, अगर थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और अगर इनफाइनाइट कंडक्टिंग कंटेनर है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। दोनों में डिफरेंस होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर प्रोसेस सडनली हो रही है तो थर्मली इंसुलेटेड प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक बोलेंगे। अगर सडनली हो रही है और इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्रोसेस है, तो मतलब कंटेनर है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ध्यान रखना दोनों का। अब एडियाबैटिक प्रोसेस देखो, एडियाबैटिक में Q हमारा 0 होता है, जैसे ब्रस्टिंग ऑफ साइकिल टायर, जो हमारा साइकिल का पहिया फट जाता है ना गर्मी में, वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस ही होता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है
NR डेल्टा टी अपन 1 माइनस गामा या P2 B2 माइनस P1 B1 अपन 1 माइनस गामा। तुमको दोनों प्रोसेस पता चल गया। आइसोथर्मल का क्या था 2.303, आइसोथर्मल क्या था 2.303 RT log base 10 P1 अपन P2 या log base 10 B2 अपन B1। यहाँ पे वर्डन क्या होगा NR डेल्टा टी अपन 1 माइनस गामा या P2 B2 माइनस P1 B1 अपन 1 माइनस गामा। गामा इक्वल टू होता है CP अपन CB। डाया मोनो ट्राई के लिए सब काइनेटिक थ्योरी गैसेस में बता चुका हूँ। ठीक, अब देखो, अब तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब तुम्हें एक चीज़ केमिस्ट्री में पूछेगा तो वहाँ पे बस गामा माइनस 1 हो जाता है। क्या होता है गामा माइनस 1 हो जाता है। तो ये फॉर्मूले तुम अगर तैयार कर रहे हो तो केमिस्ट्री वाला भी आज ही पढ़ लेना जाके, बस उसमें माइनस प्लस का खेल रहता है। बस देख लेना कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है, तुम्हारा दोनों चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो पी पावर गामा कांस्टेंट होता है, टी पी पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होता है, और पी पे पावर 1 माइनस गामा टी पे पावर गामा कांस्टेंट होता है। ये तीनों जैसे मान लो लिखा हुआ है कि एडियाबेटिकली किसी को पहले पी था उसको P/2 कर दिया। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम भी था, वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा पी वी पावर गामा इजकल टू P/2 B डैश पे पावर गामा। तो मैं क्या करूँगा P से P काटूंगा, 2 आ जाएगा इधर, 2 इजकल टू क्या हो जाएगा B डैश पावर गामा अपन B पावर गामा। समझ रहे हो, तो मैं इसको ऐसे करके सॉल्व कर दूंगा। तो पी वी पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट होता है, यानी P1 B1 पे पावर गामा इजकल टू P2 B2 पावर गामा कांस्टेंट होगा। तो 2 अगर दिया हुआ तो देख लेना क्या दिया है। जैसे उसने मान लो कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर इज 200 केल्विन, तो मान लो टेम्परेचर के टर्म में दे दिया और वॉल्यूम के टर्म में दे दिया, तो टी पे पावर गामा माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा देना। T1 B1 पे पावर गामा माइनस 1 इजकल टू T2 B2 पे पावर गामा माइनस 1। ठीक, और प्रेशर और टेम्परेचर में अगर दे दिया एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो प्रेशर पे पावर 1 माइनस गामा टी पे पावर गामा कांस्टेंट होगा। ठीक, अब तुम एक चीज़ देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तुम ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे होगा मोनो होगा, सबसे ऊपर पॉली होगा, यानी कि मोनो। या देखो किसके केस में, चाहे तुम एक्सपेंशन कराओ यानी वॉल्यूम बढ़ाओ, इधर देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना ऐसे जाने पे, या तुम कंप्रेशन कराओ, कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम घटा रहे हो। समझ रहे हो, तो चाहे कंप्रेशन कराओ चाहे एक्सपेंशन कराओ, नीचे जो रहेगा वो मोनो एटॉमिक रहेगा। क्या रहेगा, नीचे मोनो एटॉमिक रहेगा। ठीक है, अब देखो जब एक्सपेंशन होगी तो गैस कूल करेगा, टेम्परेचर कम होगा। जब भी एक्सपेंशन होती है तो गैस की कूलिंग होती है, टेम्परेचर कम होती है, यानी कि जो पहला टेम्परेचर था वो दूसरे वाले टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, क्योंकि दूसरा वाला कम हो गया, क्योंकि उसकी कूलिंग हो गई। बिकॉज वर्क इज डन बाय द गैस, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, यानी कि वर्क डन हमारा क्या पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्सपेंशन में इतनी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक, क्या एक्सपेंशन में गैस की कूलिंग होती है, टेम्परेचर घट जाती है, जो इनिशियल टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, और वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं। कंप्रेशन में देखो क्या होता है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस, यानी कि वर्क डन निगेटिव होता है यहाँ पे। ठीक, और एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है माइनस में गामा P/V होता है। देखो जो आइसोथर्मल का स्लोप होता है वो होता है माइनस में P/V। तो एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है क्या होता है, माइनस में गामा P/V। समझे, आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस में P/V। एडियाबेटिक का स्लोप क्या होता है, माइनस में गामा P/V, यानी कि गामा का अंतर होता है, यानी कि गामा टाइम्स बढ़ जाता है। समझे, गामा टाइम्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा मोर स्टीपर होगा। मोर स्टीपर मतलब मोर ढलान, बहुत ज़्यादा ढलान होगी। तो अगर कहीं पे 2 चीज़ ऐसे ग्राफ बना हुआ है कैसे तो जो ज़्यादा ढलान होगा वो एडियाबेटिक होगा, यानी कि नीचे में देखो ज़्यादा ढलान है तो एडियाबेटिक होगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा। क्यों, क्योंकि स्लोप जो होता है माइनस में गामा P/V हो जाता है, यानी कि ज़्यादा ढलान जो होगा वो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो 2 ग्राफ अगर बना हुआ है तो नीचे वाला एडियाबेटिक होगा, ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा। ठीक, अब देखो जब एक्सपेंशन होगा तो सबसे ज़्यादा जो वर्क डन होगा आइसोबारिक में होगा, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबेटिक में, फिर आइसोकोरिक में। आइसोकोरिक में तो वर्क डन 0 हो जाता है। ठीक, कंप्रेशन में क्या होता है, एडियाबेटिक में सबसे ज़्यादा होता है, फिर आइसोथर्मल में, आइसोबारिक में। कोई दिक्कत, चलो दिखा देता हूँ मैं। डायग्राम तो बनाया नहीं होगा, डायग्राम नहीं बना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो तुम्हें क्या रखना कि जब भी एक्सपेंशन, जैसे मान लो ऐसे बनाया होगा ना, ये देखो कैसे, तो एक्सपेंशन मान लो ऐसे कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, सबसे ज़्यादा जहाँ एरिया होगा तो तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है, P और B है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक है, आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा हुआ। ठीक है, सबसे कम आइसोकोरिक में हुआ। अब बचा ये और ये तुम्हें दिख रहा होगा। उसके बाद ये आइसोथर्मल होता है ना, ये ऊपर वाला, नीचे वाला एडियाबेटिक होता है, तो ऊपर वाले का एरिया ज़्यादा होगा, यानी आइसोथर्मल का एरिया होगा, फिर नीचे वाले का एडियाबेटिक का होगा। समझ रहे हो, यानी सबसे ज़्यादा वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन किससे होगा, आइसोबारिक से, फिर आइसोथर्मल से, फिर एडियाबेटिक से, फिर आइसोकोरिक से। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो BTA यानी आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक।
तो बी टी याद कर लो, बी टी ए, बेटा। क्या याद करोगे? बेटा। तो बेटा क्यों याद करोगे? देखो बी ई टी ए, ई फॉर एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा वर्डन क्या होगा? आइसोबारिक से होगा, आइसोथर्मल से होगा, देन हमारा एडियाबेटिक से, समझे? और कंपैरिजन में बस उल्टा कर देना, और वो आइसोकोरिक में तो वर्डन होता है तो सबसे कम तो वही रहेगा, ठीक है। अब देखो अभी तक तुमने साइक्लिक सारा प्रोसेस पढ़ लिया। एक होता है फ्री एक्सपेंशन। जब फ्री एक्सपेंशन का केस है सबको जीरो कर दो, डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू सब कुछ जीरो कर दो। फ्री एक्सपेंशन भी वहाँ पे काइंड ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, लेकिन क्यू यू डब्ल्यू सब कुछ जीरो होता है, ठीक है। तो फ्री एक्सपेंशन में एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, क्यू जीरो होगा, यू जीरो होगा, डब्ल्यू जीरो होगा, सबको जीरो हम लोग कर देंगे, ठीक है। किसमें? एडियाबेटिक में। अब देखो सी प्रोसेस किसी भी तुमको पूछ लेगा तो सी प्रोसेस क्या होता है? सी बी प्लस आर अपन 1 माइनस एक्स। क्या होता है सी प्रोसेस का? क्या होता है? सी बी प्लस आर अपन 1 माइनस, मान लो कह दिया पी बी पावर 3 इसकल टू कॉन्स्टेंट है, बताओ सी प्रोसेस कितना होगा? तो जो 3 है ना उसको तुम एक्स के जगह रख देना, तो क्या हो जाएगा? सी बी प्लस आर 1 माइनस 3, ये सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी प्रोसेस क्या हो जाएगा? सी बी प्लस आर अपन 1 माइनस एक्स, सी बी प्लस आर अपन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये अगर आप तुमको कभी देखें, इसका मतलब पी वी क्या है? पॉजिटिव है, ऐसे ऊपर जाए मतलब पी वी क्या है? निगेटिव है। देखो यहाँ पे, ठीक। अब देखो हीट इंजन है, कार्नट इंजन है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे मतलब डिलीटेड सिलेबस में है, लेकिन एक चीज़ तुम्हारे सिलेबस में डिलीट नहीं हुई है, मतलब क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो तुम्हारे सिलेबस में है और उसी का यूज़ करके ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसी से यूज़ करके बनाया, तो ये चीज़ बस फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। तो पहला हीट इंजन, तो मान लो हीट इंजन है, तो हीट इंजन में सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर जो होता है वो कुछ हमको हीट देता है, ठीक है। अब उस हीट से दो काम होता है, पहला काम होता है कुछ वर्क डन हो जाता है, दूसरा हमारा सिंक को चला जाता है। सिंक मतलब लोअर टेम्परेचर पे चला जाता है, समझ रहे हो? यानी कि हीट इंजन समझना, तो पहले एक चीज़ समझो कि मैं Q1 हीट, मान लो ये मशीन है मेरा, मैंने Q1 हीट इसको दिया, तो कुछ हीट वर्क डन में कर देगा और कुछ हीट यहाँ पे स्टोर कर देगा सोर्स सिंक में। सिंक मतलब जो स्टोर करता है, सोर्स मतलब जो देता है। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस T2 अपन T1। T2 हमारा किसका है? सिंक का टेम्परेचर है, T1 हमारा सोर्स का टेम्परेचर। तो बस फॉर्मूला याद करो, इफिशियंसी हो जाएगी 1 माइनस T2 अपन T1। इसको तुम W अपन Q1 भी बोल सकते हो, W अपन Q1, क्योंकि इफिशियंसी क्या होती है? W अपन Q1। और W की जगह तुम क्या बोल सकते हो? क्योंकि तुमको मालूम है Q1 जब आ रहा था तो क्या है? Q2 प्लस W के बराबर है, तो W हमारा क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो इफिशियंसी हो जाएगी 1 माइनस T2 अपन T1 या W अपन Q1, वर्क डन में क्या रख सकते हो? Q1 माइनस Q2 रख दो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ इंजन इजकल टू W अपन Q1 इजकल टू इफिशियंसी ऑफ पंप, यानी कि जितना इफिशियंसी ऑफ पंप होता है उसी के जस्ट उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी ऑफ इंजन होता है, तो ध्यान रखना। यानी कि इफिशियंसी ऑफ इंजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी ऑफ पंप, इफिशियंसी ऑफ इंजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी ऑफ पंप, ठीक है। केल्विन प्लैंक भाई साहब, केल्विन प्लैंक भाई साहब ने बोला था कि इफिशियंसी कभी 100% नहीं होती है। नो बडी इज़ परफेक्ट इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट श्री कृष्णा, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो केल्विन प्लैंक ने क्या बोला था? इफिशियंसी कैन नेवर बी 100%, इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती है। और क्लासियस ने क्या बोला था? क्लासियस ने बोला था कि कोई भी प्रोसेस पॉसिबल हो ही नहीं सकता जिसका सोल रिजल्ट क्या हो? लोअर कोल्डर से हायर, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने मन से ही नीचे से ऊपर या कोल्डर से हायर टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे चली जाए, कोई भी ऐसी है नहीं, ठीक है। तो केल्विन प्लैंक भाई साहब ने बोला कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। और क्लासियस ने क्या बोला कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सोल रिजल्ट ऐसा हो कि ट्रांसफर लोअर से हायर में चली जाए, ठीक है। ये दोनों का स्टेटमेंट ध्यान रखना। उसका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साहब बोलते हैं कि अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है, और ए और बी अगर देखो कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, जैसे देखो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर ए इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, बी भी इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यही कहता है जीरोथ लॉ, समझे। यानी ए और सी अगर इक्विलिब्रियम में है, बी और सी इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ही होंगे, ठीक। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? उसका उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? हम लोग कुछ सिंक से टेम्परेचर Q2 लेते हैं, कुछ हम लोग ओवर डन करते हैं, तो कुछ सोर्स को जाता है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा Q2 प्लस W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। तो वहाँ पे एफिशिएंसी क्या थी? W अपन Q1 थी। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होती है? Q2 अपन W होती है। क्या होता है? Q2 अपन W। तो तुम Q2 अपन W क्या लिख सकते हो? Q1 माइनस Q2। W क्या रख सकते हो? Q1 माइनस Q2। Q2 जगह Q2 रखो, इसको T1 T2, मतलब जो Q1 होता है उसको T1 रख सकते हो और जो Q2 होता है उसको T2 तुम रख के सॉल्व कर सकते हो। तो रेफ्रिजरेटर में जो बीटा होता है वो होता है Q2 अपन W,
या Q2 को तुम बोल सकते हो क्या T2 अपन W भी बोल सकते हो, या Q2 अपन W को Q1 माइनस Q2 बोल सकते हो। देखो अब देखो बीटा में और इफिशियंसी में रिलेशन क्या है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, वो हमारा कार्नट इंजन था, तो दोनों के इफिशियंसी में रिलेशन क्या होता है। इसका इफिशियंसी बीटा दिखाते हैं, उसका ईटा से। तो जो बीटा होता है वो 1 माइनस ईटा अपन ईटा होता है। जो बीटा होता है ना वो क्या होता है 1 माइनस ईटा अपन ईटा होता है। बीटा क्या होता है 1 माइनस ईटा अपन ईटा होता है। ठीक है, बीटा क्या होता है 1 माइनस ईटा अपन ईटा होता है। ठीक है, बीटा क्या होता है 1 माइनस ईटा अपन ईटा होता है। ठीक है, जो कार्नट साइकिल हमारा क्या है हाइपोथेटिकल इंजन है जिसकी मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी होती है। बस माना जाता है कि कार्नट इंजन का मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी होती है। ये उसका ग्राफ होता है, तो जो पीवी का ग्राफ होता है 1 से 2 में आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2 से 3 में एडियाबैटिक है, 3 से 4 में फिर आइसोथर्मल, 4 से 6 में फिर एडियाबैटिक है। समझ रहे हो, यानी कि जो हमारा सीधी लाइन ऐसे जा रही है ऊपर से नीचे दोनों आइसोथर्मल है, जो ये वाली लाइन है दोनों हमारे क्या है एडियाबैटिक है। ठीक, थर्मोडायनेमिक देखो, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, अब देखो पाथ फंक्शन जो होते हैं दे आर नॉट द थर्मोडायनेमिक फंक्शन। जो पाथ फंक्शंस होते हैं दे आर नॉट थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। ठीक, अब देखो QP इक्वल टू NCP डेल्टा टी होता है, QB NCP डेल्टा टी होता है। इसको NCP डेल्टा टी को तुम क्या लिख सकते हो CP P2 B2 माइनस B1 B1। इसको क्या लिख सकते हो CB P2 B2 माइनस B1। ये ऊपर भी बता चुका हूँ। ठीक, अब देखो T और S है ना, T और S, तो T और S का जो एरिया होता है वो हमारा Q देता है, हेड देता है, यानी कि एरिया अंडर T और S, यानी कि टेम्परेचर और स्पेसिफिक के बीच का जो एरिया होता है वो हीट होता है। अगर तुमने S बढ़ाया तो Q पॉजिटिव होगी, तुमने S घटाया तो Q नेगेटिव होगी। समझे, तो डेल्टा Q क्या होगा एरिया अंडर T डेल्टा डायग्राम होगा। अगर तुमने S बढ़ाया तो Q पॉजिटिव, S घटाया तो Q नेगेटिव होगा। ठीक, इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस, इफिशियंसी ऑफ जो प्रोसेस होता है वो होता है 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपन Q ऑब्जर्व। किसी भी प्रोसेस का एफिशिएंसी अगर पूछ रहा है तुमको Q रिजेक्टेड Q ऑब्जर्व दिया हुआ तो तुम क्या करोगे एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपन Q ऑब्जर्व कर दोगे। ठीक, CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, ये एग्जैक्ट होता है आइडियल गैस के लिए और नियरली ट्रू होता है रियल गैस के लिए मॉडरेट प्रेशर पे। ठीक है, तो CP माइनस CV तो R होता है, लेकिन क्या होता है एग्जैक्ट होता है आइडियल गैस के लिए और नियरली ट्रू होता है फॉर रियल गैसेज एट मॉडरेट प्रेशर। नियरली ट्रू होता है फॉर रियल गैसेज एट मॉडरेट प्रेशर। ठीक, अब देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट रिजेक्टेड होती है, ध्यान रखना। ठीक है, कार्नट इंजन है ग्रेटर इफिशियंसी देने अदर इंजन, कार्नट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है किसी अदर इंजन के तुलना में, और ये होती है 1 माइनस T2 अपन T1। अब देखो T2 अपन T1, तुमको ये लगेगा T1 को बढ़ा दूँ T2 को घटा दूँ। ठीक है, तो तुमसे अगर कभी पूछ लिया कि मान लो मुझे 100 डिग्री, अगर 100 डिग्री से चेंज करना हो तो मैं क्या करूँ T2 को 100 डिग्री से बढ़ा दूँ या T1 को 100 डिग्री से घटा दूँ, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक, यानी T2 वाला अगर तुमने घटा दिया तो हैव ग्रेटर एफिशिएंसी देन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। समझ रहे हो, तो जो डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक होता है उससे ग्रेटर एफिशिएंसी मिलती है देन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा थर्मोडायनेमिक चैप्टर तक कंप्लीट हो गया। ये देखो मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री हमने 20 घंटे में बोली थी ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो चुका है, रेडॉक्स हो चुका है और हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो चुका है। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स होगा। ठीक है, तो आज आना 7 बजे। ठीक, और एक पूरी कंप्लीट फिजिक्स 50 घंटे में थी, लेकिन अब इसको 35 घंटे का बना दिया गया है। क्यों, मार्क क्वेश्चन करा के। ठीक है, ये कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के बाद कुछ नहीं आएगा। ये जो कुछ दीदी भैया के लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, तुम्हारे पास टाइम हो जरूर देखना, खाना वाना खाते टाइम इसको देखना और देखना और अपनी राय इस पर जरूर देना। ठीक है, और बाकी हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली चल रही है और ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवतार सीरीज वाले चल ही रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू। और हमारा चैनल है प्यारा सा, अगर तुम्हें मेहनत दिख रही हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, पूरा लिखने में बहुत मेहनत लगा है। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम्हें इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो। इसके बाद अभी SHM और वेब्स के भी शूट कर रहा हूँ। ठीक है।